मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो लास्ट लेसन किया था, लेसन नंबर 13वां, वो पूरा हो चुका है। तो जिस तरह से यह कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर महीना, साल का आखिरी महीना, तो साल पूरा हो रहा है, तो ठीक उसी ही तरह से हमारा भी पूरे किताब का ये जो आखिरी लेसन करना है वो है लेसन नंबर 9वां। और लेसन नंबर 9वां बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आनुवंशिकता और जैव विकास। तो चलो सीखते हैं लेसन नंबर 9वां। जो हमारा जो लास्ट लेसन ऑफ द ईयर है, जो 10वीं कक्षा का लास्ट लेसन है, वो है आनुवंशिकता और जैव विकास, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता का मतलब क्या है? आनुवंशिकता का मतलब ये होता है लक्षणों का जनक से, यानी जनक का मतलब माता पिता से, उसके संतति में मतलब आने वाली संतान में स्थानांतरण होना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आनुवंशिकता, है ना। तो तुमको जो भी तुम्हारे लक्षण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तुम्हारे जनक से, यानी माता पिता से मिले हैं। परंतु ये जो हमें लक्षण मिले हैं, ये एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी में आते तो हैं, परंतु कुछ न कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। सेम टू सेम वही लक्षण नहीं आते हैं। तो हमारे पास जो लक्षण आते हैं वो अलैंगिक जनन के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो इनमें भी विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो किसी स्पीशीज के जीवों के लक्षण के अंतर में जो होती है वो क्या कहलाती है? विभिन्नता। मतलब सेम टू सेम वही के वही गुण नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बिल्कुल सारे के सारे मम्मी पापा के जैसे गुण हैं तुम्हारे आए। कुछ गुण आते हैं, कुछ गुण नहीं आते। तो इन विभिन्नताओं के कारण जीवों की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। ये अच्छी बात है, थोड़ा बहुत विभिन्नताएं आना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उत्तरजीविता में, मतलब आने वाली दूसरी पीढ़ियों में वृद्धि हो सकती है। तो जनन के समय उत्पन्न विविधताएं वंशानुगत हो सकती है। तो जनन के समय जो विभिन्नताएं आ सकती हैं वो वंश अनुगत हो सकती है। जैसे देखो, मान लो तुम्हारे जो दादाजी दिख रहे हैं वो तुम्हारे जैसे नहीं दिखेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत तुम्हारे पिताजी जैसे दिखते हो, तुम तुम्हारे पिताजी जैसे दिखते हो, परंतु तुम्हारी जो दिखावट है बिल्कुल दादाजी जैसी ज़रूरी नहीं है। सब में अलग अलग होता है। कईयों में ऐसा होता है कि सेम टू सेम आ जाते हैं सारे के सारे लक्षण, दिखावट में भी, चलन में भी, सब चीज़ में, है ना। तो आखिर ये जीन्स का मतलब क्या होता है? तो जीवों में अनुवांशिकता की इकाई को ही हम क्या कहते हैं? जीन्स। क्या ना कहते हैं ना, तुम्हारे जीन्स से तुमको ये गुण मिला है ना। तो अनुवंशिकता की इकाई है उसे हम जीन्स कहते हैं। यह गुणसूत्रों में मौजूद डीएनए का एक भाग है। डीएनए कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? जीन्स होते हैं। अब देखो, तुम्हें पता है ना, डीएनए का टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि वाकई जो बच्चा है उसके पेरेंट्स कौन है ना। तो ये जो डीएनए में क्या लगे होते हैं? जीन्स है। और ये जीन्स ही किसकी इकाई है? अनुवंशिकता की इकाई। तो तथा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है, कौन लेके जाता है? वो है जीन्स। और ये जीन्स कहाँ पर होते हैं? ये गुणसूत्रों में मौजूद डीएनए का भाग होता है। अब देखो, गुणसूत्र में कौन होता है? डीएनए। और डीएनए में ही कौन होते हैं? जीन्स। और जीन्स क्या है? जीवों की अनुवंशिकता की इकाई, है ना। तो लक्षणों के नियम क्या होते हैं? तो माता पिता दोनों समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। दोनों समान मात्रा में जो भी होता है वो संतति में स्थानांतरित करते हैं। पर जो भी लक्षण है माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। परंतु केवल प्रभावी लक्षण ही परिलक्षित होते हैं। तो ये मैं आपको एक मेंडल का जो प्रयोग होता है उससे बताऊंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब जो जीवों में मैंने आपको बताया था, लैंगिक जनन की वजह से जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। तो विभिन्नताएं किसकी वजह से आती है? तो जनन प्रक्रिया में युग्मक बनना,
और दूसरा डीएनए प्रतिकृतियों में त्रुटियां, क्योंकि डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है ना, जैसे कार्बन कॉपी होती है तो डीएनए की भी प्रतिकृतियां बनती जाती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गलतियां हो जाती हैं तो क्या आती है, आने वाली संतति में क्या हो जाती है, विभिन्नताएं। अब मैं आपको बताती हूँ उपार्जित लक्षण का मतलब क्या होता है। उपार्जित यानी मैंने जो अपनी मेहनत से लक्षण इकट्ठे किए, वे लक्षण जो एक व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं तथा अगली पीढ़ी में संचरित नहीं हो सकते। समझो अगर मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा आने वाली पीढ़ी मोटा या पतला होगी। ये कौन से लक्षण है, उपार्जित। अगर मैं होशियार हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी आने वाली संतान भी होशियार हो, वो उसने खुद के बल पर ये लक्षण किए हैं। तो अनुवांशिक लक्षण में डीएनए कोशिका में परिवर्तन आता है। अब देखो जो माँ बाप के लक्षण हैं ज़रूरी नहीं है कि वही लक्षण तुम्हारे में आए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दो तरह के होता है चीज़ें, एक डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि और दूसरा जनन प्रक्रिया में युग्मक का बनना, है ना। तो किसी समाविष्ट में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, ठीक है। तो यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। जैसे पहले डायनासोर सरीसृप थे तो हम अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी निकटता से सरीसृप से संबंधित तो है ना, क्योंकि एक्चुअली डायनासोर तुमने देखा था थोड़ा बहुत उड़ भी पाते थे, है ना। तो सरीसृप भी था और पक्षी भी था, तो उनमें दोनों लक्षण थे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ प्रभावी लक्षण का मतलब क्या, या डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट्स। जो लक्षण पहली पीढ़ी में व्यक्त होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में व्यक्त होते हैं, वे कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे लंबेपन का लक्षण मटर के पौधों में, टॉल यानी लंबा, मटर के पौधों में प्रभावी लक्षण था। वैसे ही अप्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है, वे लक्षण जो फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते पहली पीढ़ी में, उसे हम कहते हैं अप्रभावी। यानी मटर के पौधों में क्या होता है, बौनेपन का यानी नाटापन, बोनेपन का लक्षण, है ना। अब मैं आपको उसका मैं बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक प्रयोग है वो बता रही हूँ। बच्चों आपका किताब में ये मेंडल का प्रयोग दिया गया है, वो मैं कल भी आपको बताऊंगी कि आखिर मेंडल ने मटर के दाने का ही उपयोग क्यों किया। तो मेंडल के, ये आपका पेज नंबर 161 पे दिया हुआ है। तो मेंडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है कि अप्रभावी, मतलब कौन सा लक्षण ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। तो मेंडल ने पाया, उसने मटर के पौधे को लिया, एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा तथा शुद्ध बौना मटर के पौधे के बीच क्या करवाया, उसने संकरण करवाया। वो F1 पीढ़ी में क्या था, समझो एक मटर का जो पौधा था वो लंबा था, तो उसके दोनों टी लिखेंगे और बौना पौधा स्मॉल टी लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इधर ही आपको बुक में ही दिखा देती हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी नोटबुक नहीं दिख रही है इस समय। तो टी और स्मॉल टी, अब दोनों का क्या करवाया, इसने संकरण करवाया। अब देखो संकरण करवाने के बाद ये कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो इधर ये वाले को, पहले वाले को इसने इसके साथ जोड़ा, फिर इसी पहले वाले को इसने दूसरे के साथ जोड़ा, यानी क्या आया, टी, फिर अगेन टी, फिर दूसरे वाले को पहले के साथ, यानी टी फिर से आया, फिर देखो पहले वाला इन दोनों के साथ, ठीक है, फिर दूसरे वाला इन दोनों के साथ, ऐसे करके उसने किया। तो टी आपने सब में देखा, सभी कैसे पौधे थे, लंबे पौधे, अर्थात दो लक्षणों में से केवल एक, सब में एक ही लक्षण दिखाई दिया, टी, बराबर। कौन सा, यानी पहले वाले को किसके साथ किया, दूसरे, पहले वाले के साथ और दूसरे वाले के साथ, फिर से ये वाला दूसरे वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। तो अर्थात दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई दिया। तो जो लक्षण सबसे ज़्यादा दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट, या इसको कहते हैं प्रभावी लक्षण। अभी द्वितीय चरण लिया, द्वितीय चरण में उसने क्या लिया, अब देखो ध्यान से देखना। द्वितीय चरण में उन्होंने F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण करवाया। अभी देखो कौन से लक्षण मिले,
टी लक्षण मिला, है ना। अब इसका खुद का खुद से ही क्या करवाया, स्वपरागण कराया, है ना। अब ध्यान देना, अब इसका स्वपरागण कराया, आपको 1 मिनट में नोटबुक से बताती हूँ। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, ये पहली पीढ़ी का था। अब देखो इसको, देखो कैसे करवाते हैं, ये पहला वाला इसके साथ, तो क्या आया, टी। फिर ये पहला वाला ही किसके साथ करो, दूसरे के साथ, तो भी क्या आया, टी। अब ये दूसरा वाला है वो पहले के साथ, तो भी क्या आया, टी। फिर दूसरा वाला दूसरे के साथ, तो भी क्या आया, टी। तो ये टी क्या हुआ, ये हुआ प्रभावी लक्षण, यानी सब जो भी पौधे आएंगे वो टॉल आएंगे, लंबे आएंगे, और ये क्या है, बौना। अब क्या कर दिया, ये जो आया इसका क्या करवाया, स्वपरागण कराया, खुद का खुद से ही मिलवाया। अभी देखो इधर फिर से देखो हम कर रहे हैं क्रॉस, ये पहले वाला पहले के साथ, तो क्या हुआ, टी। फिर ये देखो इधर पहला वाला दूसरे के साथ, क्या आया, टी। अब दूसरा वाला पहले के साथ, तो क्या आया, स्मॉल टी, है ना। या टी आप लिख सकते हो इसमें, सॉरी। और दूसरा वाला दूसरे के साथ, तो क्या आया, टी। तो ये जो आया ये सिर्फ एक आया, और ये वाले जो कितने आए, 3, तो हम लिखेंगे 3:1 में। तो आपको मैं अभी बुक के द्वारा भी बता दूं, देखो टी करवाया, तो टी वाले कितने आए, लंबे वाले कितने आए, 3, बौने वाला 1। तो अर्थात मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जो प्रभावी लक्षण है, या जो प्रभावी लक्षण था या अप्रभावी भी हो सकता है, पर सब में देखोगे कि अगर हम करवाएंगे तो लंबे पौधे ही आएंगे, पहली पीढ़ी में भी दूसरी पीढ़ी में भी, ठीक है। तो अर्थात द्वितीय चरण में उन्होंने पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण पाया, तो पाया लंबे तथा बौनक पौधों का अनुपात 3:1 था। अर्थात दूसरी पीढ़ी में भी लंबे पौधे ही प्रभावी थे, पहली पीढ़ी में भी कौन से थे, लंबे, दूसरी पीढ़ी में भी लंबे पौधे थे, लेकिन 1% तो अप्रभावी लक्षण था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण बदलते हैं, है ना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।